नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की आज, लेकिन जिस मुद्दे पर आज बात करना सबसे अधिक जरूरी लगा वो है नेपाल में बालिग हो रही लड़कियों का अंडाणु बेचना, एग्स बेचना। थोड़ा अटपटा लगेगा आपको कि कोई महिला के अंडाणु या एग्स, अंडे, इसको बेचने का क्या कारोबार हो सकता है। तो जिन दंपतियों के जोड़ों के बच्चे नहीं होते हैं अपने किसी वजह से, और उनको अगर महिला के अंडाणु की ज़रूरत रहती है, कहीं कहीं आपको ध्यान होगा कि पुरुष के शुक्राणु की भी ज़रूरत रहती है, स्पर्म कि जो जोड़े हैं औरत मर्द के, उनमें अगर पुरुष जो है उसके शुक्राणु नहीं होते हैं तो किसी और से शुक्राणु लिए जाते हैं और फिर कृत्रिम गर्भाधान सुविधा बेचने वाले जो सेंटर हैं वहाँ पर महिला को गर्भवती किया जाता है, ऐसे दूसरे से स्पर्म लेकर। इसी तरह महिला को अगर अंडाणु नहीं हो रहा है, एग नहीं हो रहा है बदन में, तो ऐसे दूसरे लड़कियों से, महिलाओं से एग लेके उस एग का इस्तेमाल किया जाता है और फिर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो हैं, ऐसे IVF सेंटर, दूसरे सेंटर, ये एक बड़ा कारोबार करते हैं, बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और कारोबार भी हैं, लेकिन फ़िलहाल नेपाल में ऐसे लोगों की, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, जांच चल रही है वहाँ पे ऐसे कुछ एक सेंटर्स की। जो कारोबार का पता लग रहा है वो ये है कि गरीब घरों की लड़कियों को उनके परिवार की जानकारी के बिना ले आया जाता है, उनको हार्मोनल इंजेक्शन वगैरह देते हैं महीने के कुछ खास दिनों में, ताकि उनके अंडे हो सकें, अधिक हो सकें। उनको 15-20 हज़ार रुपया दिया जाता है, उनके बदन से वो अंडे निकाल लिए जाते हैं। उनको जो लेके जो एजेंट आते हैं, दलाल, उनको 35-40 हज़ार रुपया तक मिलता है, इन लड़कियों से 2 गुना या और ज़्यादा। और जो सेंटर हैं, IVF सेंटर हैं इस तरह के, ये ऐसे ज़रूरतमंद जोड़ों से 20-20 लाख रुपए लेते हैं। उसमें कुछ और प्रोसीजर भी शामिल रहता होगा कि कहीं से शुक्राणु लेके या कहीं से या अंडाणु लेके उनको मिलाकर एम्ब्रियो बनाकर या किसी और किस्म से, कई तरह की तकनीक रहती है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो ये एक बड़ा कारोबार नेपाल में चल रहा है, गरीबी बहुत है वहाँ पर चल रहा है। लेकिन क्या नेपाल में ही चल रहा है? क्या मेरे शहर में जो हैं ऐसे सेंटर जो पूरे पूरे पेज के इश्तहार देते हैं, क्या वहाँ ये कारोबार नहीं चल रहा है? वहाँ भी चल रहा है कारोबार इसी तरह का। सरकार ने, नेपाल की सरकार ने भी इसको गैरकानूनी करार दिया है, हिंदुस्तान की सरकार ने भी गैरकानूनी करार दिया है इसको, लेकिन चल रहा है धड़ल्ले से। सरोगेसी, जिसको कि हिंदुस्तान में पेमेंट पर सरोगेसी, भुगतान लेकर अपना गर्भाशय किराए पर देना, कि अपनी कोख किराए पर देना, किसी दूसरे के बच्चे को अपने कोख में 9 महीने तक रखकर जन्म देकर उसको दे देना, जिनका है वो, तो ऐसा किराए पे अपनी कोख देना हिंदुस्तान में भी गैरकानूनी बनाया गया है। इसकी छूट दी गई है केवल करीबी रिश्तेदार के लिए, बिना किसी भुगतान के। लंबा कानून है, मैं कानून की जटिलता में आपको ले जाना नहीं चाहता। वैसी ही हालत यहाँ एग्स को लेकर भी है, महिला के अंडाणु को लेकर भी है। अब इसको अगर हम देखें कि आपने एक गरीब महिला, जो कि अभी कुछ समय पहले तक, 2021 के पहले तक, कानून अभी अभी बना है कुछ साल पहले, उसके पहले तक गुजरात जैसे बहुत से राज्य थे जहां पर बड़े बड़े IVF सेंटर ऐसे चलते थे, जहां वो पूरा एक हॉस्टल रखते थे, गरीब लड़कियों का और महिलाओं का पूरा हॉस्टल रहता था। आपको मिलवा भी देते थे कि आपके होने वाले बच्चे जो हैं उनको कौन सी कोख मिलने वाली है, उस महिला से बात कर सकते थे, आप मिल सकते थे। फिर उस महिला को वहीं रख के उसके गर्भाशय में जिस तरीके से भी आपके होने वाले बच्चे को डाला जाता है, अलग अलग कई तरह की तकनीक है।
आप चाहते हैं तो बाद में हर महीने 2 महीने आप उस महिला से जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके खाने पीने का अधिक ख्याल रख सकते हैं। आप चाहें और वो महिला तैयार हो तो उसको कुछ धार्मिक किताबें दे सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे होने वाले बच्चे को जन्म देने वाली जो माँ है वो इन किताबों को पढ़े। ऐसा कई लोगों का मेरी जानकारी में है। तो ये एक कारोबार था, इसमें पैसा लगता था 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपया लगता था। शायद 9 महीने में 2-4 लाख रुपया उस गरीब महिला को भी मिल जाता था जो अपनी कोख किराए पर देती थी, और जो अब भारत जैसे देश में गैर कानूनी करार दे दिया गया है। आप नहीं दे सकते अपनी कोख किराए पर। किस लिए? देश की बेइज्जती होती है कि हमारे देश में महिला को जिंदा रहने के लिए अपनी कोख किराए पर देनी पड़ती है। कानून बना दिया गया है बड़ा कड़ा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से यह तय कर दिया है कि एक महिला अगर सेक्स सर्विसेज सेल करती है, अगर अपने बदन को सेक्स के लिए बेचती है, उसमें गैरकानूनी कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा सोच के देखिएगा, इन दोनों कानूनों को जोड़ के देखिएगा। एक जरूरतमंद जोड़ा है जिनके बच्चे नहीं हो सकते, उनके वो आ रहे हैं एक सेंटर में, वो सेंटर उनको एक महिला से मिलवा रहा है कि हम आपके बच्चे को इस महिला के पेट से जन्म दिला देंगे, कोख से। आप उस महिला को पसंद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फीस दे सकते हैं, उस महिला को पैसे दे सकते हैं, उसको अच्छे से रखा जाएगा, और वो 2-4-5 लाख रुपया जो भी उस महिला को मिलेगा, उसके पहले से अपने बच्चे हैं तो अपने घर परिवार में वो काम आएगा। तो कानून ने इस पर रोक लगा दी है। आपका रक्त संबंध अगर है, परिवार का रक्त संबंध अगर है किसी से, तो ही वो सरोगेट हो सकती है, आपके बच्चे की सरोगेट मदर हो सकती है। पैसा दे के किराए पे आप नहीं ले सकते, इस पे अब रोक लग गई है, जुर्म हो गया है ये एक अलग बात है कि ऐसे जितने सेंटर हैं ऐसे ही जुर्म पे जिंदा हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि जितने ब्रॉथल हैं, जितने रेड लाइट एरिया में जितने चकला घर हैं, वो जुर्म पर जिंदा हैं। वो महिला को ला के वहाँ रखते हैं, प्रॉस्टिट्यूशन करवाते हैं, ग्राहक जुटा कर लाते हैं, वो ग्राहक उसकी सेक्स सर्विसेज खरीदते हैं, बदन को खरीदते हैं, कुछ देर के लिए पैसा दे के चले जाते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा ऐसे ब्रॉथल की मैडम या उसके मवाली या गुंडे या इलाके की पुलिस, ये लोग पा जाते हैं। महिला के बदन पे ये पूरी इंडस्ट्री चल रही है चकला घर की। एक महिला अपना बदन बेचने के लिए तैयार है तो उस पर चकला घर की मैडम या वहाँ का मवाली जो गुंडा है, वो मालिक जो है, वो पुलिस उस इलाके की, हो सकता है नेता भी शामिल हों। ये सब पूरी इंडस्ट्री जो है ये फ्लोरिश कर रही है। दूसरी तरफ एक महिला अपनी कोख को किराए पे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं दे सकती क्योंकि कानून उसके खिलाफ है कि कोख के ठीक नीचे का और ठीक ऊपर का बदन एक महिला बेच सकती है थोड़ी देर के लिए, घंटे, आधे घंटे, रात भर के लिए। थोड़ा मेरी बात अटपटी आपको लग सकती है, लेकिन सच नहीं है। ये कोख से ही जुड़े हुए दूसरे अंग हैं। कोख से बच्चे को जन्म देते हैं तो जहाँ से जन्म देते हैं, जहाँ से दूध पिलाते हैं, इन सब हिस्सों को वो बेच सकती है। कोख को किराए पे देना कानूनन जुर्म है, जेल हो जाएगी। कोख को किराए पे नहीं दे सकती जिससे कि किसी निसंतान दंपत्ति, बे औलाद जोड़े को एक औलाद भी मिल सकती है। इस जरूरतमंद गरीब महिला को अपनी कोख किराए पे देने के लिए 9 महीने के एवज में उसको 2-4-5 लाख रुपए मिल सकते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी है। देह बेचना कानूनी है। मुझको मंटो की कहानी याद आती है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। एक महिला थी, उसका पति तांगा चलाता था, मर गया वो। तो महिला ने म्युनिसिपल में अर्जी दी कि मेरे पति का घोड़ा तांगा है, मैं उसको चलाना चाहती हूँ, तो मुझको इसकी इजाज़त दी जाए। म्युनिसिपल तुरंत चौकन्नी, अरे रे रे,
महिला को तांगा चलाने का हमारे यहाँ नियम नहीं है, हमारे यहाँ छूट नहीं है, मर्द ही चला सकता है। तो उसने कहा मेरा घर कैसे चलेगा, ये घोड़ा और तांगा यही है मेरे पास में, मुझको अपना घर चलाना है, जिंदा रहना है। म्यूनिसिपल ने कहा हमारा नियम बहुत साफ है कि महिला को तांगा चलाने की इजाजत नहीं मिल सकती। अगले दिन महिला कोठे पे जा बैठी, देह बेचने लगी। उसमें म्यूनिसिपल को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर मंटो की कहानी आपने न पढ़ी हो तो ढूंढ के पढ़ लीजिए। मैं मंटो की ही बात को रिपीट कर रहा हूं, यहां पर दोहरा रहा हूं। आपको अपनी कोख किराए पर देने की इजाजत नहीं है, जिससे 2-4 लाख रुपया मिले, आपके बच्चे जो हैं उनका भविष्य बन जाए, आपका छोटा सा एक घर बन जाए, कुछ भी हो जाए, आपके परिवार में कोई बीमार है इलाज हो जाए, इजाजत नहीं है, गैर कानूनी है। वो बदन महिला का है, बालिग महिला है, पूरा डॉक्टरी हिसाब किताब से सब जांच पड़ताल हो के बीमा कराने का भी है उसमें प्रावधान। बीमा करा के उस बच्चे को जन्म देगी। उसका बच्चा उसका है नहीं, न उसका अंडाणु उसमें लगा है, न उसके पति का शुक्राणु उसमें लगा है। उसने केवल, जैसे अस्पताल में एक बिस्तर रहता है ना, एक आईसीयू रहता है, छोटे बच्चों के लिए इंक्यूबेटर रहता है जिसमें बच्चे को जान बचाने के लिए रखते हैं। तो ये महिला अपना बदन सरोगेसी के लिए उसी तरीके से दे रही है, 9 महीने के लिए किराए पे दे रही है। उसके पास इन 9 महीनों में इतना पैसा कमाने का कोई कानूनी जरिया नहीं है, उसको आपने गैर कानूनी बना दिया। सोच के देखिएगा जरा। देह बेचना पूरी तरह से कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अभी जितने छापे पड़ते हैं ना जगह जगह प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ, वेश्यावृत्ति के खिलाफ, उसमें जो होटल का कमरा देते हैं किराए से, जो चकला घर चलाते हैं, जो दलाल हैं बीच के, जो ग्राहक जुटा के लाते हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई होती है। तो ग्राहकों को भी कई बार पकड़ लिया जाता है, कानून बड़ा साफ नहीं है, पकड़ लिया जाता है उनको। खैर वो मर्द है, मर्द की ज़्यादा चिंता करने मैं यहाँ खड़ा नहीं हुआ, मैं औरत की बात करने के लिए खड़ा हुआ। औरत के ऊपर जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देह व्यापार में अगर औरत लगी है तो उसको विक्टिम माना जाए, उसको समाज का एक शिकार माना जाए। बड़ा साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब औरत गिरफ्तार नहीं होती। लेकिन अगर कोई महिला कोख किराए पे देगी तो तुरंत गिरफ्तार हो जाएगी। क्या किया जाए? एक महिला के बदन को आप कितने तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं? एक महिला है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और अगर उसके पास कुछ दूध ज़्यादा होता है और वो कोई दूसरी महिला है जिसको बच्चा हुआ है लेकिन दूध नहीं हो रहा है, तो क्या वो उसको दूध दे या न दे? और दे तो क्या उसका पैसा ले या न ले? थोड़ा सोचिएगा। मैंने अभी कानून इसका पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक मुद्दा उठा रहा हूं। एक महिला की देह है, उसका मालिक कौन है? कानून उसका मालिक है, पार्लियामेंट उसकी मालिक है उसके देह की, सुप्रीम कोर्ट का जज मालिक है। कौन मालिक है? ये समाज मालिक है क्या उसका? जो समाज कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, कानून कहता है तुम देह बेच लो, उसके साथ सो जाओ, उसके साथ सेक्स कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कोख किराए पे मत देना, तुम एग अपने मत बेचना, अपने अंडाणु बेचना मत, गैर कानूनी है वो। आप अंडाणु बेच नहीं सकते, अपनी कोख किराए पे दे नहीं सकते, सरोगेट मदर बन नहीं सकते, वो गैर कानूनी है। मैं नेपाल की बात को पढ़ते पढ़ते, मैं उस खबर को पढ़ते पढ़ते हिंदुस्तान के कानून को पढ़ने लगा। मैंने कुछ सवाल, बुनियादी सवाल उठाए, मैंने नैतिकता की बात की। अब आप देखिए हिंदुस्तान का नया कानून क्या कहता है। आप किसी को निस्वार्थ दान दे सकते हैं, निस्वार्थ दान, अपना अंडाणु दान में आप किसी को दे सकते हैं, पैसा नहीं ले सकते। आप फर्क समझ रहे हैं ना? कोई करोड़पति है लेने वाले, क्योंकि अंडाणु दान में कौन लेंगे? जो आईवीएफ सेंटर का लंबा चौड़ा खर्च 10 लाख 20 लाख खर्च उठा सकते हैं वो लोग लेंगे।
हिंदुस्तान में ये नियम बनाया गया है कि आप कुल एक बार जीवन में एक बार महिला एक डोनेशन कर सकती है, ये कानून है हमारा। डोनर की उम्र 23 से 35 साल के बीच होना चाहिए, दूसरा। उसका शादीशुदा होना जरूरी है, तीसरा। और उसका कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, उसके बाद बेचें। ऐसा नहीं कि आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ है, आप बेचे चले जा रहे हो। फिक्र बहुत है कानून को, खाने की फिक्र नहीं है। बच्चे कुपोषण के शिकार हैं किसी महिला के, उसकी फिक्र नहीं है। ये बड़ी फिक्र है कि महिला अपना अंडा बेच न दे किसी को। भले लेने वाले करोड़पति हैं, महिला पैसा ना ले ले, कानून को भयंकर फिक्र है। ये फिक्र नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज में जाके, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाके कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके आप वहाँ पे बेचिए, वहाँ सरकार आपको वाजिब दाम दिलवाएगी, ये चिंता नहीं है। चिंता ये है कि महिला जो है वो कहीं बेचने दे अंडे, बार बार ना बेच दे। तो कोई क्या सड़क किनारे बेचेगी? महिला का अंडा कौन लेंगे? जो जरूरतमंद जोड़े हैं वो लेंगे। और अपनी देह बेचने की मजबूरी से अच्छा अगर वो अंडा बेच रही है, अपना सरप्लस, अपना बच्चा हो गया है, शादी हो गई है, बालिग हो गई है, उसके बाद अगर कोई ज़रूरतमंद को बेच के वो कुछ पैसा उससे पा सकती है। समाज की नैतिकता को और सरकार की साख को, इज्जत को उससे बट्टा लगता है। देह बेचने से बट्टा नहीं लगता, क्योंकि कागज पे नहीं है देह बेचना। अगर महिला कागज पर क्लेम करे कि वो अपनी देह बेच रही है 4000 रुपए में एक बार, तो सरकार की साख को बट्टा लगेगा। गैरकानूनी ढंग से कोई चकला रेड लाइट एरिया चल रहा है, गैरकानूनी है, तो सरकार की साख को बट्टा नहीं लगता। अगर कानूनी दर्जा मिल जाए इसको तो बट्टा लगेगा। इसलिए मैं बार बार लिखते आ रहा हूँ 10, 20, 25 साल से कि भारत में अगर महिलाओं को मुजरिमों से बचाना है, भ्रष्ट पुलिस, भ्रष्ट नेता, मुजरिम से बचाना है, तो वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दे देना चाहिए। मैं लंबे समय से इस बात को कहते आ रहा हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग कहते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि ये गैरकानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि इसको कानूनी रूप से बेचने का कोई इंतजाम किया जाए, जो बालिग महिला बेचना चाहे उसको हिफाजत दी जाए, ये भी नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट भी शर्माता है साफ साफ बोलने में। मैं थोड़ा बेशर्म हूँ सुप्रीम कोर्ट जजों के मुकाबले, इसलिए मैं साफ साफ आपके बीच बोल रहा हूँ। हिंदुस्तानी लोकतंत्र है, हिंदुस्तानी समाज है, सरकार है, राजनीतिक दल हैं, यहाँ के फैसला करने की हालत में जितने लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने महिला के बदन को लेके जो तय किया है वो ये तय किया है कि तुम कोख को किराए पे नहीं दे सकती, उसके नीचे और उसके ऊपर के हिस्सों को बेच सकती हो, कोख को किराए पे नहीं दे सकती। उसमें हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। देश के बारे में पूरे दुनिया में ये मैसेज जाता है कि आपके यहाँ गरीबी का ये हाल है कि एक महिला अपनी कोख किराए पे चढ़ा रही है, जैसे कि कोठरी चढ़ा रही है, बिल्डिंग चढ़ा रही है। ऐसा अपने बदन को बेच लो, सेक्स कर लो दूसरे के साथ, किसी को देह सुख बेच दो, उससे पैसा कमा लो, हमको दिक्कत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। जरूरी है आपका, मेरा, तमाम लोगों का इस बारे में सोचना, विचारना, बात करना। मैं बता रहा हूं आपको, ये पाखंड जो है इस देश का, ये दकियानूसीपन जो है इस देश का, ये झूठ है, फरेब है ये, कि आप इस देश की जो महिलाएं हैं, नागरिक हैं, यहाँ की बराबरी का हक है उनका, उनके बदन के बारे में आप इस तरह की बातें तय करते हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भला किया कि महिला को बदन बेचने का हक है, सेक्स सर्विसेज सेल करने का हक है। ये तो अच्छा किया, उनकी गिरफ्तारियां बंद हो गई है महिलाओं की। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके पहले तो उनको थाने में ले जाते थे, जेल ले जाते थे, कोर्ट ले जाते थे, कई और लोग भी गंगा नहाते थे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उसके ऊपर कि ये जुर्म नहीं है, इनको शिकार माना जाए, विक्टिम ऑफ द क्राइम माना जाए इनको। तो अभी
थोड़ा उनके साथ ज़्यादती बंद हो गई है। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि एक महिला अपने अतिरिक्त अंडाणु न बेच सके, एग्स न बेच सके? ये कहाँ का कानून है कि एक ज़रूरतमंद महिला अपने गरीबी से जूझते परिवार को मदद करने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए, अरे सरकार रेगुलेट करे, सरकार ये कहे कि एफडी लागू होगा, इस महिला को हर साल इतने पैसे मिलेंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा। आप रेगुलेट करो उसको। आपने उसको बैन कर दिया, आपने उसको जुर्म करार दे दिया। यानी वो महिला जो अपने बदन की इस अतिरिक्त क्षमता से किसी दूसरे बे औलाद जोड़े को मदद भी कर सकती थी और अपने परिवार के लिए मदद जुटा भी सकती थी। एक विन विन सिचुएशन हो सकती थी दोनों के लिए। तो आपके पाखंड को, आपके अहंकार को ये सूट नहीं करता। आपका जो राष्ट्रीय अहंकार है उसको लगता है अरे हमारे देश की साख खराब होगी कि हमारे देश में गरीब महिला को अपना बदन किराए पे देना पड़ रहा है, कोख किराए पे देनी पड़ रही है। दूसरे हिस्से वो किराए पे दे दे 1 घंटे के लिए, 1 रात के लिए, उसमें दिक्कत नहीं है कानून को। बहुत खराब नौबत है। ये झूठ और फरेब का लोकतंत्र है ये। इस मामले में मैं पूरे लोकतंत्र को नहीं कोस रहा हूँ। आपको सोचना चाहिए कि महिलाओं के हक के बारे में क्या किया जाए, अपने बदन के किस हिस्से का वो कैसा इस्तेमाल करें अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, क्या किया जाए। आज भी मैं आपको बतला सकता हूँ, जो बड़े बड़े फुल पेज के एडवर्टीजमेंट देते हैं जो सेंटर, वहाँ धंधा यही चल रहा है। लेकिन अब गैरकानूनी है। गैरकानूनी होने से महिला जो है वो विक्टिम हो गई है। वहाँ पर महिला को उसके हक नहीं मिलते, उसको चेक से पेमेंट नहीं मिलता, उसका कानूनी बीमा नहीं हो सकता, उसको लुका छिपी में रखा जाता है। गैर कानूनी हो गया है सब काम। जब आप एक जायज़ ज़रूरत को गैर कानूनी बना देते हो तो यही होता है। जैसे जिन राज्यों में दारूबंदी हो गई है, ऐसा नहीं कि दारू नहीं बिक रही है। अभी गुजरात का मैंने एक वीडियो देखा है, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जज सुनवाई कर रहे हैं ऑनलाइन, और एक सीनियर वकील बैठकर ऑनलाइन सुनवाई में भाग ले रहे हैं और साथ में बियर पीते जा रहे हैं बड़े से ग्लास में। हो सकता है कि बाद में सबूत जुटाया जाए तो वो कह दें कि गोमूत्र पी रहे थे, लेकिन दिख रहा था बड़ी सी ग्लास थी, पीते जा रहे थे बीच बीच में, सुनवाई के बीच में। तो जहाँ कहीं भी आप दारू की ज़रूरत को गैरकानूनी करार देते हो तो गैरकानूनी धंधे पनपने लगते हैं। शराब की सप्लाई के पूरा अमला भ्रष्ट हो जाता है, दारू की स्मगलिंग होने लगती है। ठीक वैसे ही जब आपने सरोगेसी को गैरकानूनी करार दे दिया तो ये जितने सेंटर चल रहे हैं बड़े बड़े, ये सारे के सारे गैरकानूनी काम कर रहे हैं। अपने बिल्डिंग में, अपने ऑफिस में नहीं करते होंगे, बाहर बुकिंग करते होंगे। महिला का हक सबसे बुरी तरह से मारा जा रहा है। आपको सोचना चाहिए कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करना है कि नहीं। आपको सोचना चाहिए सरोगेसी को लीगल करना है या नहीं, या इस किस्म की रोक टोक जो है ये महिलाओं के हित के खिलाफ जा रही है। सोच के देखिएगा मेरी बात को। आपको अगर लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दे को उठाया, थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको, आपके नैतिकता के जो पाखंड हैं उनको थोड़ा चोट पहुंचा सकता है मेरा ये सब कहना, तो आप अपने नैतिकता के पाखंड को 2 मिनट के लिए परे रखिए और एक महिला के नज़रिए से सोचिए कि उसके देह को लेकर कैसे कैसे कानून बनाना जायज़ है। और जब आप उसको शोषण से बचाने की बात कर रहे हैं तो आप शोषण क्या कर रहे हैं उसका, इसको भी याद रखिए। आप बात कर तो रहे हैं शोषण से बचाने के लिए कि आपका पाखंड जो है उसको शोषण में फंसा रहा है, उसका शोषण कर रहा है। फिर मिलेंगे, इसके बारे में सोचिएगा। आपको अगर जायज़ लगे तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ी देर के लिए अपने नैतिक पाखंड से बाहर आके सच्चाई को लिखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए, वरना किसी हादसे की हालत में सिर आपका फूट सकता है।
आपका दिमाग जो है उससे खून बह सकता है, उससे हाथ पैर बदन के कोई भी हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। बची पूरी ज़िंदगी के लिए आप उसी किस्म के अपाहिज हो सकते हैं। तो सोच के देखिएगा कि क्या पूरी ज़िंदगी अपाहिज होना ठीक है, या जितनी देर दोपहिया चला रहे हैं या उस पर बैठे हैं उतनी देर हेलमेट पहनना बेहतर है। फैसला आपका है, लेकिन बोझ आपके परिवार का रहेगा। अगर ऐसा कोई हादसा होगा तो याद रखिएगा। फिर मिलेंगे।